हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का सेकंड लेक्चर देखेंगे। देखिए दोस्तों, इस फर्स्ट लेक्चर में हमने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। आज के इस वीडियो में हम सेकंड लेक्चर के अंतर्गत कई सारी इंपॉर्टेंट बातों को समझेंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अदरवाइज ये जो सब्जेक्ट है, ये जो चैप्टर है, यहाँ पर जो नोट्स हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट है, वो इतना आसान नहीं है समझना। और जहाँ तक मेरे को लगता है, अगर आप पहली बार इसको पढ़ोगे, पहली बार वीडियो देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखना। पूरा देखोगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए अपने टॉपिक पर आते हैं। भारत में नाटक की उत्पत्ति और उसके अभिनय आदि के विषय में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। देखो दोस्तों, जो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसको हम नाट्य शास्त्र के क्षेत्र में सबसे प्राचीन ग्रंथ मानते हैं। मतलब ये कि नाटक से संबंधित कोई भी बात है, नाट्य से संबंधित कोई भी जानकारी अगर हमें लेनी है तो कोई ऐसा ग्रंथ, कोई ऐसी किताब तो कौन सी है वो? तो भरत मुनि ने जो किताब लिखी है उसे ही हम सबसे पुराना मानते हैं, सबसे पुराना ग्रंथ मानते हैं, जहाँ पर हमें नाट्य शास्त्र से संबंधित कई सारी बातों की जानकारी मिलती है। इसमें नाटक का प्रमाणिक और विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार से नाट्य शास्त्र के बारे में बताया गया है। ये जो भरत मुनि की जो किताब है इसके अंतर्गत भारतीय नाटकों के परिप्रेक्ष्य में नाट्य शास्त्र तथा भरत मुनि ये दो ऐसे नाम हैं जो कदाचित गीता तथा व्यास की भांति जनमानस में विराजमान है। मतलब ये कि यहाँ पर भरत मुनि के नाम की इंपॉर्टेंस को बताया जा रहा है। जैसे कि हमें व्यास व्यास आप वेद व्यास को जानते हैं, जो जिन्होंने महाभारत लिखी थी। गीता के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो गीता हो गई, वेद व्यास हो गए, इनको हम बहुत गहराई से जानते हैं, ठीक है। इनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है, जिस तरह इनके नाम फेमस हैं, इनको हम जानते हैं, लोग जानते हैं, उसी तरह नाट्य शास्त्र के क्षेत्र में भरत मुनि का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है या बहुत ज़्यादा प्रचलित है। नाट्य संबंधी सभी विषयों का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र नाट्य शास्त्र है। ये तो आपको पहली वीडियो में ही बताया गया है कि नाटक से संबंधित कोई भी जानकारी जिस ग्रंथ में हमें मिलती है उसे हम नाट्य शास्त्र कहते हैं। यह ग्रंथ नाट्य के स्वरूप को समझने का उपाय है। यह केवल नाट्य कला का ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय कलाओं का विश्वकोश माना जाता है। यह ग्रंथ ज्ञान, विज्ञान, शिल्प, कला, विद्या, योग और कर्म का भी बोध कराता है। देखिए दोस्तों, जो ये नाट्य शास्त्र है, ये जो नाट्य शास्त्र की जो किताब है जो भरत मुनि ने लिखी है, इसमें सिर्फ नाट्य कला के बारे में ही जानकारी नहीं दी गई है। नाट्य कला के अलावा भी इसमें कई सारी बातें बताई गई हैं। जैसे कि जो भारतीय कला है इसका बहुत विस्तृत विवेचन हमें इस किताब में देखने को मिलता है। और इसीलिए इसे भारतीय कलाओं का विश्वकोश कहा गया है। विश्वकोश मतलब डिक्शनरी कहा गया है। डिक्शनरी आप जानते हैं बहुत मोटी होती है और उसमें किसी भी भाषा के पूरे शब्द होते हैं। तो इस यहाँ पर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की इंपॉर्टेंस को बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह ना केवल नाट्य कला के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी देती है, बल्कि ये हमें जो भारतीय जो कला है उसका ये विश्वकोश भी है। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। नाट्य शास्त्र का भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। नाट्य की विभिन्न विधाओं पर जितना विवेचन इस ग्रंथ में मिलता है उतना अन्य किसी भी ग्रंथ में हमें नहीं मिलता। वही कहा जा रहा है कि भारतीय साहित्य वगैरह में भी ये जो नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, भारत की कला में, भारत के साहित्य में इसने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है। परंपरागत प्रसिद्धि के अनुसार नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की। अब हम अगर हम नॉर्मली बात करें तो नाट्य शास्त्र की जो रचना है वो भरत मुनि ने की थी। इतिहास में दशरथ पुत्र भरत, दुष्यंत पुत्र भरत, मांधाता के प्रपौत्र भरत एवं जड़ भरत का उल्लेख मिलता है, किंतु इनमें से किसी को भी नाट्य शास्त्र का रचयिता नहीं माना जा सकता। ऋग्वेद में भी कई स्थलों पर भरत शब्द का प्रयोग एक जाति के रूप में होता रहा है, किंतु नाट्य शास्त्र के संदर्भ में भरत का नाम किसी व्यक्ति का सूचक प्रतीत होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब है कि मैंने आपको एक जो लेक्चर 1 था उसमें भरत के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी। अब कई बार ना ऐसा माना जाता है कि क्या भरत कोई एक व्यक्ति थे? जैसे कि हम बात करते हैं कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, तो क्या भरत मुनि का नाट्य शास्त्र का मतलब क्या भरत मुनि अकेला एक व्यक्ति था जिसने नाट्य शास्त्र को लिखा है? तो इसको लेकर थोड़ा विवाद भी रहता है विद्वानों के बीच कि एक इंसान तो भरत नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है इतना
इतने लंबे समय तक ये नाट्य शास्त्र की रचना हुई है। इसके अलावा नाट्य शास्त्र में कई सारी चीज़ों को जोड़ा गया है जो एक व्यक्ति के बस की बात नहीं लगती। बट अगर हम इसको स्वीकार भी कर लेते हैं तो कई लोग मानते हैं कि जो भरत थे वो एक ही व्यक्ति का नाम है और उन्होंने इसकी रचना की है। इसके अलावा अब कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है कि भरत बहुत सारे हैं, जैसे कि दशरथ पुत्र भरत, दुष्यंत पुत्र भरत। जब हम प्राचीन भारत को पढ़ते हैं ना तो हमें भरत नाम बहुत बार सुनाई और दिखाई देता है। मतलब हम जब पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर ये नाम भरत नाम दिखाई देता है। यहाँ तक कि महाभारत में भी हम इसका उल्लेख पाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ऋग्वेद। ऋग्वेद को आप जब पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ेंगे भरत। भरत से ही भारतवर्ष देश का नाम पड़ा था, हमारे देश का, ठीक है। भरत एक कबीला था, एक जाति थी और उसी के ऊपर भारतवर्ष, इस क्षेत्र का जहाँ पर हम रहते हैं, इसका नाम पड़ा। तो भरत शब्द बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देता है प्राचीन भारत में। तो इसी को लेकर थोड़ा सा विवाद रहता है कि भरत कौन थे, भरत मुनि। तो यहाँ पर इतना कन्फर्म है कि यहाँ पर जो भी मैंने आपको अभी नाम बताए ये सब नाट्य शास्त्र के रचयिता नहीं है। जो भरत हैं वो दूसरे कोई अलग व्यक्ति हैं, ये सब उनमें से कोई नहीं है, या कोई जाति या ऋग्वेद में जिस भरत का उल्लेख किया गया ये वो नहीं है, ठीक है। या महाभारत वगैरह में जो भरत का उल्लेख किया गया ये वो नहीं है। भरत एक अलग व्यक्ति हैं जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है। तो आप कंफ्यूज मत होना। संपूर्ण नाट्यशास्त्र भरत नामक एक व्यक्ति की ही कृति है, इस धारणा को निर्विरोध मान्यता नहीं मिली है। भरत की एकता और अनेकता को लेकर धारणाएं स्पष्ट तौर पर मिलती हैं। वही बात है कि देखो दोस्तों, निर्विरोध मान्यता नहीं मिली कहने का मतलब है कि क्या भरत एक ही व्यक्ति का नाम था, यानी कि एक व्यक्ति ने ही क्या नाट्यशास्त्र की रचना की है। इसको निर्विरोध यानी कि बिना किसी विरोध के मान्यता नहीं मिली है। मान्यता मिली भी है तो कैसे, कि अभी भी इसमें विरोध है। नॉर्मली हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति थे भरत जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, लेकिन फिर भी इसको लेकर अभी भी कई तरह के गतिरोध या विरोध किए जाते हैं विद्वानों के द्वारा। भरत मुनि के लगभग समकालीन या थोड़ा बहुत आगे पीछे भी अनेक नाट्यशास्त्रकार हुए हैं जिनका प्रासंगिक नामोल्लेख अनुचित ना होगा। नाट्यशास्त्र की परंपरा का अवलोकन करते हुए इस संदर्भ में यह संकेत करना परमावश्यक है कि भरत कृत नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ ही, जो भरत ने जो नाट्यशास्त्र लिखा है वो ग्रंथ ही इस दिशा में पहला प्रयास नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है नाट्यशास्त्र की रचना शैली। जिस प्रकार पाणिनि अष्टाध्यायी में पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों का उल्लेख मिलता है, उसी भांति नाट्यशास्त्र के भी श्लोक एवं आचार्य आदि भी पूर्ववर्ती आचार्यों की ओर संकेत करती हैं। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि क्या भरत पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की, तो ऐसा नहीं है। भरत से पहले भी रहे हैं कुछ लोग जिन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की है। हालांकि भरत मुनि के बाद बहुत सारे नाट्यशास्त्रकार हुए हैं जिन्होंने नाट्यशास्त्र के ऊपर कई सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन ये बात मानना कि जो भरत मुनि थे उन्होंने ही पहली किताब की रचना की, तो ये गलत है, ठीक है। पहली जो बुक थी वो उन्होंने नाट्यशास्त्र के ऊपर लिखी, तो ऐसा नहीं माना जा सकता, ठीक है। उनके पहले भी बहुत सारे विद्वान या आचार्य वगैरह रहे थे जिन्होंने नाट्यशास्त्र के ऊपर कई सारी बातें कही थी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है कि अब एक पाणिनि है, इनका इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने एक किताब लिखी है अष्ट अध्याय, ठीक है, प्राचीन इतिहास के ऊपर। ये एक बहुत बड़ी किताब है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे माना जाता है कि जो पाणिनि है उनसे पहले भी बहुत सारे आचार्य थे जिन्होंने इतिहास को लेकर या जो भी बातें पाणिनि ने अपनी बुक में बताई हैं, किताब में बताई हैं, उनके बारे में इन आचार्यों ने बहुत सारी जानकारी दी थी। तो इसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भरत मुनि हैं उनसे पहले भी बहुत सारे आचार्य थे जिन्होंने नाट्यशास्त्र के ऊपर बहुत सारी बातें कही थी, ठीक है। पूर्ववर्ती आचार्य भी रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को काफ़ी अच्छे से समझ लिया। देखिए, आपने अगर फर्स्ट लेक्चर देख लिया और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली, तो यहाँ तक हमने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है, सारी बातों को कंक्लूड कर लिया है। आप अगर दोनों ही वीडियोज़ को देखते हैं तो यहाँ तक आपको काफ़ी बेटर तरीके से सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र का महत्व। अब जो भरत मुनि ने जो नाट्यशास्त्र के ऊपर जो किताब लिखी है, आखिर उसका महत्व क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आज के नाट्य प्रयोक्ता जो पारस्परिक रूप से नाट्य प्रयोग ना करके नए प्रयोगों एवं मौलिक विधाओं पर बल देते हैं, उनके लिए भरतकृत नाट्य शास्त्र विशेष रूप से दृष्टव्य है। देखिए दोस्तों, अब आज के टाइम पर अगर किसी को नाट्य शास्त्र के ऊपर कोई किताब लिखनी है या नाट्य शास्त्र
ये नाट्य के ऊपर कोई किताब या बुक लिखनी है तो उसे भरत मुनि का नाट्य शास्त्र एक बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। जैसे कि आप पूछो कि भाई भरत मुनि ने जो किताब लिखी है नाट्य शास्त्र, इसका क्या महत्व है, तो इसका महत्व इस बात से पता चलता है कि आज के टाइम पर अगर कोई नाट्य प्रयोक्ता है, नाटक के ऊपर कोई विचार करने वाला व्यक्ति है, तो वो पहले एक बार भरत मुनि के द्वारा जो लिखी गई किताब है उसको एक बार जरूर देखेगा, उसको एक बार जरूर पढ़ेगा, ताकि उसको एक आइडिया मिल सके। तो यहाँ पर इस तरह हम कहते हैं कि भरत मुनि की जो किताब है नाट्य शास्त्र, ये आज के जो प्रयोगकर्ता हैं नाट्य शास्त्र के क्षेत्र में, उनके लिए एक आधार प्रस्तुत करती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। भारत की शाश्वत साधना का परिनिष्ठित परिणाम है नाट्यशास्त्र। बिना नाट्यशास्त्र के भारतीय नाट्य कला की कल्पना ही नहीं की जा सकती। पर भरत मुनि का नाट्यशास्त्र न केवल नाट्य कला की अपितु काव्य, संगीत एवं नृत्य आदि की विभिन्न ललित कलाओं की भी विश्वकोश है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ज़्यादा जो महत्व है वो ये है कि भारतीय नाट्य कला की कल्पना नहीं की जा सकती। ये कहा जा रहा है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को अगर हम हटा दें तो उनकी किताब के बिना भारतीय नाट्य कला की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इस तरह जो भरत मुनि के द्वारा लिखी गई जो बुक है, ये ना केवल नाट्य शास्त्र के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देती है, नाट्य कला के बारे में बहुत सारी जानकारी देती है, बल्कि ये बहुत सारी जो काव्य, संगीत और जो नृत्य से संबंधित जो नियम वगैरह हैं उनके बारे में भी बहुत सारी जानकारी देती है। तो यहाँ पे ये महत्व है इसका। विश्वकोश मतलब एक डिक्शनरी है पूरी की पूरी। इसके अलावा नाट्य शास्त्र के संदर्भ में यह बात विशेष रूप से याद रखने वाली है कि भरत की दृष्टि प्रयोग परक है। वस्तुत नाट्य शास्त्र उन 5 प्रश्नों का उत्तर देता है जो ऋषियों ने भरत से किए थे। ये प्रश्न है: नाट्य शास्त्र की रचना क्यों एवं किसके लिए, इसके कितने विभाग हैं, इसके कितने अंग हैं, इन अंगों को जानने के प्रमाण क्या हैं, नाटक के उपदिष्ट अंगों का प्रदर्शन करते हुए नाट्य का प्रयोग किस भांति करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा महत्व बताया जा रहा है कि ये जो नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का, इसमें नाट्य शास्त्र से संबंधित कुछ बहुत बड़े बड़े कुछ प्रश्न हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका हमें उत्तर मिलता है। क्या मिलता है? उनका उत्तर मिलता है। तो यहाँ पर कुछ ऋषियों की बात की गई है जिन्होंने भरत मुनि से कुछ प्रश्न किए थे, जिनका उत्तर हम भरत मुनि ने इस किताब में नाट्य शास्त्र में दिया है। जैसे कि नाट्य शास्त्र की रचना क्यों, जैसे कि ऋषि ने पूछा भरत मुनि से कि आखिर नाट्य शास्त्र की रचना क्यों की जाती है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जैसे कि आप लोग पूछ सकते हो कि आपको ये नाट्य शास्त्र क्यों पढ़ाया जा रहा है, आखिर नाट्य शास्त्र के ऊपर बुक क्यों लिखी गई, तो ये इस बुक में वो वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है। इसके अलावा किसके लिए की गई है, इसके कितने विभाग हैं, कितने अंग हैं, तो बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं उसका हमें आंसर मिलता है। ठीक है, तो इसलिए भी इस किताब का, इस भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र का काफ़ी महत्व है। इसके अलावा इन नियमों में भरत बड़े आधुनिक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आधुनिकता का अर्थ है गतिशीलता, देश और काल का आग्रह, धर्म और सीमाओं के साथ सामंजस्य कर सकना। अतः भरत मुनि ने अपने नियमों को कहीं भी अंतिम मानने पर जोर नहीं दिया, वह केवल दिशा संधान करते हैं। भरत के नियम अंतिम ना होकर इतने व्यापक हैं कि परवर्ती सारे नाट्यशास्त्र के बहुआयामी विकास और विस्तार का बीज भरत में खोजा जा सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका एक महत्व ये है कि भरत की जो किताब है भरत मुनि की नाट्यशास्त्र, वो बहुत आधुनिक है। आधुनिक का मतलब यहाँ पर समझो, बुक तो बहुत पहले लिखी गई है प्राचीन काल में, बट उसके जो नियम है वो बहुत आधुनिक हैं। मतलब ये कि समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन, यानी कि जो नियम वगैरह हैं उसमें ढील दी जा सकती है। भरत ने अपने नियमों को अंतिम मानने पर जोर नहीं दिया। भरत ने ये नहीं कहा कि इस किताब में जो नियम लिखे हैं वही नाट्यशास्त्र के सही नियम है और इन्हीं का पालन करके ही एक नाटक तैयार किया जा सकता है, रंगमंच तैयार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। ये जो नियम है वो अंतिम नहीं है, इनमें परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, भरत मुनि ने बस एक दिशा दी है, उस दिशा के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के हिसाब से इसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा आगे बात करें तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि की एकमात्र महान कृति है। भारतीय कलाओं के इस विशाल कोश की रचना से पूर्व भी भारतीय जनजीवन में कला और विभिन्न विधियां थीं, पर अविकसित और विशृंखले रूप में। भरत ने पहले पहल नाट्य कला को शास्त्र का व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप दिया। नाट्य का उद्भव, नाट्य की रचना, नाट्य मंडप, नाट्य का अभिनय और अभिनयन
आदि विभिन्न विषयों पर इतना परिनिष्ठित और व्यापक विवेचन ना तो पहले हुआ है और ना बाद में। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा महत्व बताया जा रहा है नाट्य शास्त्र का, वो ये कि जो भरत मुनि के द्वारा जो नाट्य शास्त्र लिखी गई, उसी के तहत जो नाट्य शास्त्र से संबंधित जो ज्ञान है उसे व्यवस्थित किया गया। इससे पहले ये जो नाट्य शास्त्र था उसका जो ज्ञान था वो व्यवस्थित नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ, जब नाट्य कला के ऊपर भरत मुनि ने एक किताब लिखी तो वो व्यवस्थित रूप में लिखी, एक वैज्ञानिक रूप दिया इन्होंने नाट्य शास्त्र को, तो इसलिए भी इनके नाट्य शास्त्र का काफ़ी महत्व है। इसके अलावा नाट्य का किस तरह से उद्भव हुआ, नाट्य की रचना कैसी हुई, क्या उसके तौर तरीके हैं, क्या चीज़ें अपनाई जानी चाहिए, रंगमंच कैसे सजाया जाना चाहिए, नाटक या एक्टिंग वगैरह कैसे करनी चाहिए, ये सारी बातें हमें इसमें दिखाई देती हैं। तो इस तरह कहा जाता है कि इतना गहराई से, इतनी विस्तार से कभी भी किसी भी किताब में नाट्य शास्त्र के ऊपर बताया नहीं गया है। ना पहले बताया गया भरत मुनि से, ना भरत मुनि के बाद किसी ने इतना नाट्य शास्त्र के ऊपर बताया हो, तो ऐसा नहीं है। भरत मुनि की किताब में हमें काफ़ी विस्तृत जानकारी मिलती है। तो ये थे भरत मुनि के द्वारा जो किताब लिखी गई थी उसके महत्व। तो हमने यहाँ पर महत्व को समझा और काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ पर सारी बातों को देखा। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर से कनेक्टेड है, आप फर्स्ट लेक्चर को भी देख लेना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो सारी बातें ईजी हैं, एक बार दो बार वीडियो को देख लोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।